में सिविल कोर्ट के बाहर आज जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, क्योंकि संजीव जीवा एक कुख्यात गैंगस्टर है और उसे वकील के भेष में आए एक अपराधी ने फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। इसी के बाद से अब कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं और अब राजनीतिक रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं। अब मायावती ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा खुलेआम हत्या सरकार के लिए चुनौती है। ट्वीट किया है मायावती ने और मायावती ने कहा कि इसके बारे में सोचना होगा। मायावती ने लिखा है ट्वीट में कि लखनऊ कोर्ट परिसर में आज हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत, सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की यही मांग है। ये ट्वीट मायावती का हम आपको दिखा रहे हैं। मांग करते हुए कहा गया है मायावती की तरफ से कि बीएसपी यानी उनकी पार्टी ये मांग करती है राज्य सरकार से, योगी सरकार से, कि इस दिशा में सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से आम जनता में खौफ पैदा होता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पुलिस हिरासत में ही हुई थी और आज अपराधी संजीव जीवा का मर्डर हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। सुनिए। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। वहीं लखनऊ कोर्ट में मर्डर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पुलिस इस हमले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की हत्या हुई है अभी मुझे अभी जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हो। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। तो अभी तक आपने सुना मायावती कह चुकी हैं कि अब योगी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता में दहशत ना आए। अखिलेश यादव पुलिस की कार्यशैली पर, राज्य सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी खड़े होते हैं और इस तरह से खुलेआम हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी होते हैं कि कैसे एक बहुत ही कम उम्र का अपराधी वकील के कपड़ों में यानी सफेद शर्ट और काले कोट में वो दाखिल होता है कोर्ट परिसर में, हथियार के साथ दाखिल होता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार देता है कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा को। तो गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने आज बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी, यह सवाल है। अब इसकी जांच होगी। संजीव माहेश्वरी को हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता था, पर आज जब हमला हुआ तब वो बुलेट प्रूफ जैकेट में नहीं था और सूत्रों के मुताबिक आज सुबह पुलिस ने संजीव को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा तो उसने गर्मी का हवाला देकर जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि अब क्या इसी तरह से एक अपराधी के मना करने पर पुलिस मान जाएगी? इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसीलिए डिप्टी सीएम ने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया, उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा अपराधी को। और सवाल यह भी उठता है कि इससे पहले भी जीवा की पत्नी ये अंदेशा जता चुकी थी कि उसके पति की हत्या हो सकती है। संजीव जीवा ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच होगी। सर क्या निकल कर आया, अभी क्या पोजीशन है? जो भी डॉक्टर से बात हुई है तो इसकी डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ। कितनी गोली लगी है सर कुछ? अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं।
सर क्या निकल कर आया, अभी क्या पोजीशन है? जो भी डॉक्टर से बात हुई है तो इसकी डेथ डिक्लेयर की गई है। मौत हो गई है। हाँ, कितनी गोली लगी है सर, कुछ? अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का है, जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि वो पकड़ा गया है। आपके 2 सिपाही और एक बच्ची घायल, उनकी क्या कंडीशन है? सही है। सिपाही के जो है घुटने में लगी है और जांग में लगी है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है, वो ठीक है। बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया? बच्ची का हम लोग केजीबी में रेफर किया गया है, वहां से हम लोग पता कर रहे हैं। ये कौन है? कौन सी गैंग है सर, कुछ सामने आया? ये नहीं, अभी तो चूंकि यहाँ भी डेथ हो गई है, कोई भी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग जांच में और पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में चीजें क्लियर होंगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आता था, आज नहीं पहना था, उसने कहा गर्मी लग रही है। अब ये सब चीजें जांच का विषय है। तो देखिए ये कितने राउंड फायरिंग की उसने? ये एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं है कितने राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन ये है कि जो लग रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक कोई वेपन है, जिससे कि है। अकेला था सर? अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें अकेला ही पता चला है। मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? ये भी पता किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं, तो हम उसके बारे में जानकारी करेंगे, बताएंगे। तो आपसी गैंगवार है सर या क्या नहीं? अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी हम लोग पता कर लेंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे फिर। तो फिलहाल आपको बता दें, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है संजीव जीवा की मौत की। ये बता दिया गया है अधिकारियों की तरफ से कि उसकी मौत हो चुकी है। उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही वो जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे वो भी अभी ठीक है, उनके बारे में भी जानकारी मिली है। बच्ची को रेफर किया गया है, उसको लेकर भी आगे डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो ऑफिशियल जानकारी है, वो जी न्यूज पे आपने थोड़ी देर पहले सुनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का, जांच पड़ताल का दायरा जो है वो कहां तक पहुंचता है। नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ। नीतीश, कुछ कमियां खामियां सामने आ चुकी हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी? देखिए, वो दिशा दूसरे नंबर पर जिक्र करूंगा, लेकिन अभी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये आपको यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस, ये पट्टी जो है कहते हैं ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी अब इसके उस पार जाना मना है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम जो है वो पूरे घटनाक्रम की लगातार जांच कर रही है। बालक जी जरा आगे चलिए और दिखाइए कि किस तरह से जांच की जा रही है। आप देखिए, ये फॉरेंसिक टीम है और एक एक पहलू की यहाँ पर जांच की जा रही है। और आप देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें सामने हैं उनको उठा रहे हैं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, और उठाने के साथ जो फॉरेंसिक जांच है उसमें जो रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर इस घटना के जो मुख्य बिंदु थे, कैसे रहा, आखिर क्या रहा, कुछ अगर छर्रे मिलेंगे तो वो। और अंदर की भी एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा दें। आप देखिए, ये वो कमरा है, कोर्ट रूम, और इस कोर्ट रूम के भीतर ये कटघरा भी गिर गया। सामने आप देखिए, कटघरा पूरी तरह से नीचे चला गया है, और अब जो फाइलें हैं वो बिखरी हुई अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही जो अंदर की स्थिति है, आप देखिए कितनी अफरा तफरी का माहौल रहा होगा उस वक्त, जिस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही होगी। फोरेंसिक टीम के कुछ सदस्य अंदर लिखने में व्यस्त हैं, यानी जो ये चीज़ें साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं वो साक्ष्य वहाँ पर दिए जाएंगे। अब देखिए, ये जो खून के नमूने हैं, जो बिखरा हुआ खून, जिसकी तस्वीरें जी मीडिया लगातार दर्शकों को दिखा रहा था, इन खून के नमूनों को भी देखा जा रहा है कि ये जो सामने जो दीवार पर बिखरा हुआ खून था वो देखिए, ये इसकी रिपोर्ट देखिए आप। इसको से जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर कर रही है। और जो अब आपने जो सवाल किया था कि ये जांच अब कहाँ तक जाएगी, तो जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा तंत्र को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, इतना बड़ा सुरक्षा का घेरा, सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या निकल के आया? अभी कुछ कहने जो तथ्य मिले वो क्या? सर एक मिनट सर, अभी कितना कुछ अभी कुछ नहीं अभी क्या, अच्छा, ये फॉरेंसिक जांच में निकल समय लगेगा। अभी समय लगेगा। बरामद हुए? अभी तक क्या बरामद हुए? अभी तक आपने सर क्या देखा? जैसे अभी तथ्य आप इकट्ठा कर रहे थे, हम देख रहे थे सर बहुत देर से। सर एक चीज जानना, लगातार आपने जांच की, कुछ चीजें भी इकट्ठा की, क्या क्या मिला अभी तक? छर्रे भी मिले हैं सर? मैं हूँ सर, छर्रे भी मिले हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी आप रुके रहिए, अभी बताना मुश्किल है। अच्छा, फॉरेंसिक जांच के बिंदु क्या क्या होते हैं? प्रथम बिंदु हम जान, मैंने अभी बताएंगे, अभी थोड़ी देर बताएंगे, जाइए। मैं थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि यहाँ पर सुरक्षा तंत्र, आपने तस्वीरें कुछ उतारी, कुछ खास दिखा? अब देखिए, यहाँ पर कैमरे से तस्वीरें ली जा रही हैं। जो फॉरेंसिक टीम है वो इस कोर्ट रूम में मौजूद है। लेकिन जो आपका सवाल था, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि जो
जांच है अब कहां तक जाएगी? तो जांच अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर घूमेगी कि आखिर अपराधी अंदर कैसे आया, असलहे कैसे अंदर आए। लेकिन सवाल खड़े हो गए, सवाल खड़े इसलिए हो गए कि आप सुरक्षा तंत्र के बड़े मायनों के दावे करते हैं। आप कहते हैं कि जो कोर्ट का परिसर है वो पूरी तरह से हम सुरक्षित रखते हैं और यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, जो पुलिसकर्मी है सादे वेश में घूमते रहते हैं। और अगर आप इस कोर्ट के अगर अंदर प्रवेश करने का विचार करती हैं पहले, तो आपको त्रिस्तरीय सुरक्षा से गुजरना होगा। तस्वीरें दिखाते हैं और जिस तरह से ये अब देखिए इसी कोर्ट रूम में जो टीम है वो कर रही है, तो त्रिस्तरीय सुरक्षा का मैं जिक्र कर रहा था। तो पहले आपको चेक किया जाएगा, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होते हैं। कि वकीलों का जो धरना था, उनका आक्रोश भी हमने देखा था, जी न्यूज पर दर्शकों को दिखाया भी था, क्या वो जारी है या वो खत्म हो गया है? देखिए अभी तो फिलहाल जो अधिवक्ता हैं वो बाहर मौजूद हैं और अधिवक्ता अपने विरोध को कहीं ना कहीं दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिवक्ताओं का साफ तौर पे ये कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो सुरक्षा तंत्र से मजाक होता है, सवालों के घेरे में सुरक्षा तंत्र आता है। और जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रहा था कि जब पुलिसकर्मी गेट पर मौजूद होते हैं तो कैमरा तो दूर की बात है, जब आप अंदर आने का प्रयास भी करेंगे तो पहले आपको चेक किया जाएगा, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा, उसके बाद आपके जो सामान होंगे उनको चेक किया जाएगा, तब आपको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। अब ये 3 बार की जो जांच है, क्या उस अपराधी की नहीं हुई? अगर हुई तो वो असलहा लेकर अंदर कैसे आ गया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सहमति थी उसको अंदर लाने में, या इनकी निगाहों से बचकर वो व्यक्ति आ गया? ये तमाम जांच के बिंदु हैं। अभी जांच होनी है और जांच के बाद जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। और यही जो सवाल है आपके कि आखिर जांच किस दायरे में जाएगी, तो असलहा अंदर कैसे आया, इस दायरे में जांच जाएगी। और इसके साथ जो जीवा अपराधी था, और क्योंकि उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि जांच जब होगी, सीसीटीवी को खंगाला जाएगा तो उससे और भी साफ हो तस्वीर, कैसे वो दाखिल होता है, उसे सिक्योरिटी ने कैसे अंदर आने दिया, ये तमाम बातें हैं। सवाल मेरा ये है, क्या सारे कैमरास वर्क कर रहे हैं वहां पर? देखिए अभी ये भी जांच का विषय है, और लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो यही है कि कोर्ट परिसर के सारे कैमरे पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हैं और उन सीसीटीवी कैमरों में वो आपराधिक कैद भी है। अब देखना यह है कि वो सीसीटीवी फुटेज किस तरह से सामने आता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। जिस तरह से अधिवक्ता जन लगातार आरोप लगा रहे थे कि सुरक्षा तंत्र यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं कभी कभी बैठकर गेम खेलते रहते हैं और जो लोग हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो एक और जब इनकी निगाहें पड़ जाती हैं तो चुस्त दुरुस्त सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय, और दूसरी ओर बैठकर गेम भी खेलना। तो आरोप कई हैं, तो जांच के बिंदु है और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन और इससे पहले जो दुर्घटना हुई थी वो हमने देखा, और उससे भी सबक न लेते हुए अगर आज इतना बड़ा हत्याकांड एक बार फिर से हुआ है तो ये सवाल उठने लाजमी है। शुक्रिया आपका नीतीश, आपके जरिए दर्शकों तक और डिटेल हम पहुंचाएंगे। लेकिन अगली बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो पटना से है, क्योंकि वहां विपक्ष की बैठक की नई तारीख तय हो चुकी है और वो तारीख है 23 जून। यानी 23 जून को अब विपक्ष की अगली बैठक होगी, पटना में बैठक होनी है और इस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे, विपक्ष के बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यानी हर राज्य में जाकर विपक्षी एकता को लेकर जो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे उसका जो अगला पड़ाव है वो 23 तारीख को पटना में होना है और इसमें जानकारी है कि राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। बहुत है वो जैकेट नहीं पहनेगा, ये बड़ी अपडेट है। यानी आज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर संजीव जीवा कोर्ट नहीं गया और आज ही उससे खत्म कर दिया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग उस पर की गई। ये बड़ी अपडेट है और पुलिस की तरफ से, पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से पुष्टि हो चुकी है कि वो मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। और अब कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं इस घटना के बाद। तो फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं संजीव जीवा की, जिसका मर्डर हुआ है कोर्ट के बाहर और अस्पताल उसे ले जाया गया, जांच के बाद उसे मृत घोषित किया जा चुका है और इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस के आला अधिकारियों ने की है। आपको यह भी बता दें कि संजीव जीवा को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उसी दौरान वकील के भेष में आए एक अपराधी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, एक बच्ची के भी घायल होने की खबर है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है, ये पुष्टि हो चुकी है कि संजीव जीवा मर चुका है। 2 तस्वीरें आप देखिए, संजीव जीवा की 2 तस्वीरें। इससे पहले भी जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, बुलेट प्रूफ जैकेट आप देखेंगे, पुलिस कर्मियों ने भी पहनी हुई है बुलेट प्रूफ जैकेट। कुख्यात बदमाश है, बहुत लंबा इसका आपराधिक रिकॉर्ड है और यही कारण है कि सुरक्षा के लिहाज से ये नियम होता है कि किसी भी अपराधी को जब पेश किया जाता है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा तो पुलिस पर होता ही है, लेकिन ये वो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है
है कि जिस वैन में लेकर जा रहे हैं वो बुलेट प्रूफ है या नहीं है, वो व्यक्ति कितना कुख्यात है, वो अपराधी कितना कुख्यात है, बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहना है या नहीं पहना। लेकिन आज जो बड़ी खबर आई है इस पर, जो सूत्र बता रहे हैं कि जब पुलिसकर्मियों ने उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को दी तो संजीव जीवा ने मना कर दिया। उसने ये कह दिया कि मैं जैकेट नहीं पहनूंगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये बड़ी अपडेट, और आपको बताते हैं, पूरी खबर बताते हैं। आज लखनऊ की सिविल कोर्ट के बाहर यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील के भेष में आए शख्स ने कोर्ट के बाहर संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस हिरासत में इस अपराधी पर फायरिंग हुई। लखनऊ पुलिस का दावा तो यह है कि सेमी ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग हुई है और जौनपुर के शूटर विजय यादव ने गोली चलाई। आराम सबको देंगे वहीं पे। टेबल रखवा दो आराम से बैठ करो भैया, टेबल रखवा दो। पीछे पीछे आ जाओ, सबके फ्रेम आ जाएंगे यार, आराम से खड़े हो जाओ। ट्रैपर मंगवा लो अपने पीछे हो जाओ यार। तो फिलहाल आपको बता दें कि पहलवानों के साथ जो लंबी बैठक अनुराग ठाकुर की चली है वो खत्म हो चुकी है। अगर वो कुछ भी इस वक्त जानकारी देंगे तो फौरन आप तक हम पहुंचाएंगे वो डिटेल। लेकिन वापस लौटते हैं इस वक्त अपनी बड़ी खबर पर, क्योंकि आपको हमने ये बताया किस तरह से ये लखनऊ में कोर्ट के बाहर जो शूट आउट हुआ, उसके बाद जौनपुर के शूटर विजय यादव ने गोली चलाई। फिलहाल ये बात सामने आई है और ये हमलावर वकील की ड्रेस में आया था, यानी बाकायदा सफेद शर्ट और काला कोट पहनकर ये दाखिल होता है कोर्ट परिसर में और उसने संजीव जीवा की हत्या कर दी। अपराधी जीवा के साथ मौजूद 2 सिपाहियों को भी गोली लगी है और साथ ही एक बच्ची के घायल होने की खबर है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। संजीव जीवा जो है वो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का करीबी है और इस मामले में पुलिस अभी क्या कह रही है, क्या डिटेल है, आपको सुनाते हैं। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको क्लियर करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि एक बच्ची है जो घायल हुई है। 2 पुलिस वाले जो इस वक्त संजीव जीवा के साथ वहां मौजूद थे, उन्हें भी गोली लगी है। फौरन उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पुलिस के अधिकारियों की तरफ से पुष्टि की जा चुकी है कि संजीव जीवा मर चुका है, गोली लगने से उसकी मौत हो चुकी है। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के गैंग का ये बताया गया। हालांकि कई और ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनके गैंग से इसका ताल्लुक रहा है। गोल्डी के मर्डर में भी इसे गिरफ्तार किया गया था और इसे पिछले कुछ दिनों से ही लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया था और आज कोर्ट में पेशी के दौरान इसकी हत्या हो जाती है। नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ। नीतीश, सबसे पहले जो इस वक्त की डिटेल्स हैं वो बताइए। इस वक्त फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अब देखिए यहां फोरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के साथ एक एक पहलू की यहाँ पर जांच करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो टीम है वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हो चुकी है और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है एक एक तथ्य की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। जो पुलिस का महकमा है वो भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है उनके साथ कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई उसका जो मूल बिंदु है वो कैसा है, क्या है, इन सारे विषयों को यहाँ पर पूरी तरह से चाहे यहाँ खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तो फोरेंसिक टीम इस चैम्बर के भीतर, ये कोर्ट परिसर के भीतर यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे उसके बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ को यहाँ पर बारीकी से देखते हुए और हम आपको ये कोर्ट का जो यहाँ पर परिसर का जो पूरा दृश्य है वो दिखा रहे हैं। आप देखिए खून के छींटे यहाँ पर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने पहले इसको देखा, फिर जो सामने का जो वो है जो गेट है जहाँ पर संजीव जीवा
खुद को बचाने के लिए गया था, वहाँ पर उनको देखा और फिर उसके बाद पीछे वाले कमरे में वहाँ पर पहुँचे हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट कि आखिर जो पूरा डिटेल है वो लें, आखिर इस पूरी घटना के एक एक बिंदु कहीं कोई छूट ना जाए। नीतीश, लेकिन सवाल ये भी है कि कोर्ट परिसर में हर जगह सीसीटीवी लगा होता है और क्या किसी को ये अंदेशा नहीं हुआ कि भले ही वकील के भेष में वो आया है, उसके पास हथियार हो सकता है? देखिए, यही तो सबसे बड़ी चूक मानी जाती है, क्योंकि अगर कोर्ट परिसर में अपराधी दाखिल होता है, हथियार लेकर दाखिल हो जाता है, असलहा लेकर दाखिल हो जाता है और इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र जिसमें चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है, जो पुलिस वाले हैं वो भी तमाम तरह के जो अत्याधुनिक तौर की मशीनें होती हैं वो लिए रहते हैं, तो फिर भी अपराधी अंदर कैसे आ जाता है? उसके दो बिंदु हो सकते हैं, या तो वो अपराधी इतना तेज हो कि वो अंदर आ जाए, या फिर कोई तो है जो उस अपराधी की मदद कर रहा था, यानी पुलिस तंत्र में क्या कोई मिला हुआ था उस अपराधी से? आखिर कैसे वो अपराधी और अपराधी के साथ जो उसका असलहा है वो कोर्ट परिसर में प्रवेश? एक और जानकारी हमने दर्शकों को अब से थोड़ी देर पहले दी, वो ये कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से जीवा ने मना कर दिया था। उसने कहा कि गर्मी बहुत है, लेकिन क्या उसे इसके लिए इस पर दबाव डाला जा सकता था? क्योंकि ये तो एक तरह का नियम है, इसे फॉलो करना जरूरी होता है, कुख्यात अपराधी है वो। देखिए, अगर जीवा ने खुद से जैकेट पहनने से मना किया है और उसने दबाव डाला, तो भी अगर ये बात करें तो सुरक्षा तंत्र के यही बिंदु होते हैं कि सब चीज़ें एक तरफ, सुरक्षा एक तरफ। जब कभी भी सुरक्षा के मानकों की बात होती है तो सिर्फ यही कहा जाता है कि हर विचार एक तरफ, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, सुरक्षा से न तो खिलवाड़ किया जा सकता है, न ही मजाक किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में अगर जीवा मना कर देता है कि हम गर्मी लग रही है और हम बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनेंगे, तो ठीक है, मना कर दिया और वो लोग मान भी गए। पता नहीं वो कितने बड़े ऐसे दिल के अच्छे लोग रहे होंगे जो सुरक्षा से मजाक करने के लिए अपने दिल के सुन चुके होंगे। लेकिन इसके बाद की जो सबसे बड़ी सवाल पैदा करने वाली चीज होती है कि अपराधी का वो कौन सा नेटवर्क था जो ये बता रहा था कि आज संजीव जीवा ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी है? कौन सा ऐसा नेटवर्क था जो उसे कोर्ट परिसर में दाखिल होने में मदद करता है? कौन सा ऐसा नेटवर्क था जो उस अपराधी के खौफ को कहीं ना कहीं कम करने में मदद करता है? क्योंकि अधिवक्ताओं से जिस तरह से हमारी बातचीत हुई, उस अपराधी को इस पूरे गोलीकांड के अंजाम देने के बाद कहीं भी कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ पर शोर मचा रहा था, गाली गलौज कर रहा था और पूरी तरह से बेखौफ था। यानी उसे इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं कोई खौफ नहीं था, एकदम नीतीश, बेखौफ दो था बातें अपराधी। हैं। और पहली बात तो ये कि जीवा की पत्नी ने ये अंदेशा जताया था कि उसके पति की हत्या हो सकती है, और दूसरा ये कि ये अपराधी बखूबी बहुत अच्छे से जानता था कि अगर भीड़ में जाकर ये फायरिंग करेगा, हत्या करेगा, इसका भागना मुश्किल होगा, ये पकड़ा जा सकता है जिसके चांसेस ज्यादा थे, और ये पकड़ा भी गया। ठीक है नीतीश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज खिलाड़ियों से, पहलवानों से उनकी लंबी मीटिंग हुई है, उसके बाद सुनाते हैं आप। चुप हो जाओ। बस सर आप बोलिए। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए
सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के, अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है, ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो, और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं, वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत कराएंगे। सर, सरकार ने कितनी मांगे मानी है? कितनी मांगे मानी है? ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, मांगे भी, सुझाव भी, आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर, क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है, और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर, यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। तो आपने सुना, अनुराग ठाकुर ने बताया किस तरह से जो पहलवानों के साथ एक लंबी चर्चा आज हुई है, वो सकारात्मक हुई है, सार्थक हुई है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बातचीत को रखा गया है, सुना गया है। और सबसे बड़ी बात, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष होगा, उसे लेकर जब दोबारा गठन होगा, तो इसमें ये बात मेंशन की है खेल मंत्री ने कि इस पर जोर दिया जा रहा था कि वो कोई महिला होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी आपसी सहमति से ही सारे जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे और पहलवानों को लूप में लिया जाएगा, यानी किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा आने वाले समय में किसी भी तरह की प्रक्रिया। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है, और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये जो बातचीत है बहुत सार्थक रही, अनुराग ठाकुर खुद ये कह रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि अब समाधान निकल चुका है? बिल्कुल, जिस तरह से आंदोलन स्थगित करने की बात खुद खिलाड़ियों ने की है 6 घंटे से ज़्यादा चली इस बैठक में, कि 15 जून तक अगर चार्जशीट हो जाते हैं, FIR कोर्ट में पुलिस अपनी जांच पूरी करके और चार्जशीट दाखिल कर देती है, उस समय तक हम आंदोलन या प्रदर्शन नहीं करेंगे, यानी आंदोलन उस समय तक स्थगित रहेगा। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की तरफ से भी सकारात्मक बात हुई। और जिस तरह से अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं, जो भी सुझाव है, उस पर सरकार सकारात्मक बात कर रही है, और हमारी
जो सुझाव, उनके जो सुझाव थे, हम उस पर विचार भी कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ हैं। जो जिस तरह से खिलाड़ियों ने ये भी मांग की, उसमें कुछ कोच भी थे कि जो फेडरेशन का चुनाव हो उसमें बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार के कोई सदस्य या उनके जो संबंधी है वो उसमें शामिल न हो। सरकार इस बात को पहले ही एक तरह से बता दी है, बृजभूषण शरण सिंह को भी और खिलाड़ियों को भी। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता भी निकला है और जो सुझाव थे खिलाड़ियों के उसको भी मान लिया गया है सरकार द्वारा। तो अब ये आंदोलन कम से कम ये कह सकते हैं कि 15 जून तक स्थगित हो गया है या 15 जून तक आंदोलन प्रदर्शन अब नहीं होंगे। जी रविंद्र, जो फेडरेशन के चुनाव की बात कही गई थी उसमें यह भी कहा गया कि हो सकता है कि इसमें जो कमान है, जो अध्यक्ष है, वो महिला को बना दिया जाए, तो ये भी पूरी संभावना? देखिए, जो रेसलिंग फेडरेशन है वो एक ही फेडरेशन है, उसमें अलग अलग वर्गीकरण नहीं है। लेकिन खिलाड़ियों को मांग थी कि महिला को कोई अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन वो चुनाव होते हैं और जिस तरह से खेल मंत्री ने कहा कि जो भी नामचीन जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, रेसलिंग के जो इसमें भाग लेते हैं, उन सब की भी बात की जाएगी, उन सब की भी राय ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो फेडरेशन के चुनाव होंगे उसमें इस बार कहीं ना अलग से ही एक मसौदा होगा जिसमें खिलाड़ियों की बात भी रखी जाएगी। जो खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं नेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी भी राय ली जाएगी, यानी रायशुमारी भी की जाएगी। जो आम जो चलन है फेडरेशन के चुनाव का, उससे अलग ये चुनाव होगा जिसमें खिलाड़ियों का भी से होगा। रविंद्र, कितने सीनियर खिलाड़ी हैं जिनकी अब रायशुमारी की जाएगी और सभी को लूप में लेकर हर फैसला लिया जाएगा, ये बात तो खेल मंत्री की तरफ से साफ कर दी गई है। आपका धन्यवाद रविंद्र, सारी जानकारी के लिए। आपसे और डिटेल लेंगे। जी न्यूज़।